Last lecture we started with costing. ठीक है, तो small recap of what we had done last lecture and then the new part. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कॉस्ट का मतलब क्या होता है. लिसन टू मी. कॉस्ट मीन्स ऑल एक्सपेंस. कौन सा एक्सपेंस? एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूस एंड टू सेल द गुड्स. तो मैंने बताया था कोई भी एक्सपेंस टू प्रोड्यूस होता है तो वो कॉस्टिंग में आएगा. कोई भी एक्सपेंस टू तो वो कॉस्टिंग में आएगा. इफ एनी एक्सपेंस इज देयर विच इज नाइदर टू प्रोड्यूस नॉर टू सेल, ऐसा एक्सपेंस कॉस्टिंग सब्जेक्ट में नहीं आएगा. ये मैंने बताया था. एग्जांपल लिया था मैंने. डिविडेंड इज पेड टू हुम? टू प्रोड्यूस द गुड्स, टू सेल द गुड्स. सो नाइदर टू प्रोड्यूस तो वो कॉस्टिंग में नहीं आएगा. फिर मैंने एग्जांपल लिया था डोनेशन. एक तो डिविडेंड, दूसरा सो आई टुक द एग्जांपल कि रिलायंस कंपनी 10 लाख रुपया तिरुपति टेंपल को डोनेट करती है. इज दैट डोनेशन गिवन बाय रिलायंस टू प्रोड्यूस इट्स गुड्स? इज दैट डोनेशन गिवन बाय रिलायंस टू सेल इट्स गुड्स? सो नाइदर टू प्रोड्यूस नॉट टू सेल तो वो कॉस्टिंग में नहीं आएगा. देन फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था ये जो कॉस्ट होता है ये दो पार्ट का डिवाइड होता है. डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग मैंने समझाया था आप लोग को. क्या होता है डायरेक्ट कॉस्ट? विच यू कैन आइडेंटिफाई डायरेक्टली विद द. मैंने एग्जांपल क्या लिया था. हम लोग शर्ट बना रहे और हम लोग टेबल बना रहे. क्लॉथ किसके लिए यूज होता है? वुड. अमाउंट टू टेलर, अमाउंट टू कारपेंटर, फैशन डिजाइनर फीस, इंटीरियर डेकोरेटर फीस. ये सब मैंने बताया कि आप लोग नाम से पहचान सकते हो. तो जो चीज आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो ऐसे कॉस्ट को क्या बोलते हैं, और जो नहीं कर सकते हो. याद है ये मैंने एग्जांपल लिया था. व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट? व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ इनडायरेक्ट? ओवरहेड्स. डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर भी 3 पार्ट होता है. क्या क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या होता है? चार्जेबल एक्सपेंसेस. यू आर एबल टू सी? तो आप लोग थोड़ा सा ये डायरेक्ट मटेरियल, इसका मैंने एक इक्वेशन सिखाया था. हाँ, इसका इक्वेशन क्या था बताओ? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज रिलेटेड माइनस ये अमाउंट होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम. बराबर है. फिर मैंने कुछ एग्जांपल लिया था जैसे रॉयल्टी. रॉयल्टी किस में आता है? करेक्ट. देन आई एक्सप्लेन यू इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है. अच्छा इसके पहले ये परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस का एग्जांपल मैंने लिया था कुछ. मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे. कैरेज इनवर्ड याद है. फिर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी और एक और बोला था इंपोर्ट ड्यूटी. मैंने बताया था लंदन से शिप आ रही है, यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी भर रही है. वो सब खर्चा कब लगता है? एट द टाइम ऑफ. तो वो होता है परचेस रिलेटेड एक्सपेंस. करेक्ट. अच्छा इनडायरेक्ट एक्सपेंस या ओवरहेड्स ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है. फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड और सेलिंग एंड. ये मैंने बताया था. और मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे लाइक फैक्ट्री रेंट किधर आएगा? ऑफिस रेंट, शोरूम रेंट, गोडाउन रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन टू सेल्समैन, पावर, अकाउंटेंट सैलरी, ऑफिस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
ऑफिस. डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, याद है? कैरेज आउटवर्ड. अच्छा, फिर मैंने टैक्स बताया था. परचेज टैक्स किधर आता है? सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स. क्यों? नाइदर टू प्रोड्यूस, तो इनकम टैक्स भी नहीं आता. ये सब चीज नहीं आता. याद है? एक्साइज ड्यूटी, इट इज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होता है? तो फैक्ट्रीज. ये सब मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था. करेक्ट. फिर मैंने कुछ टेक्निकल बताया था. हॉलेज. हॉलेज क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनसाइड द फैक्ट्री, तो कहां पर आएगा? फैक्ट्री. देन ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी, ऑफिस वर्ड है फिर भी फैक्ट्री में. और फिर काउंटिंग हाउस सैलरी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन. ये सब किया था. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया मटेरियल दो टाइप के होते हैं. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल इज यूज्ड ऑन द, और प्रोडक्ट में दिखता है. तो मैंने बताया था शर्ट में क्लॉथ दिखता है, टेबल में वुड दिखता है. सो दे आर विच मटेरियल? इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट पे यूज नहीं होता, वो किस पे यूज होता है? मशीन को स्मूथली चलाने के लिए क्या डालना पड़ता है? ग्रीस, ऑयल. ये ग्रीस और ऑयल कहां पर यूज होता है? तो वो कौन से हेड में जाएगा? याद है? फिर मैंने ऐसा एक और बताया था वेजेस का. डायरेक्ट wages is given to which worker? Indirect wages is given to manufacturing worker, like tailor, carpenter. और नॉन मैन्युफैक्चरिंग वर्कर में क्या क्या लिया था? सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, सेल्समैन, गोडाउन कीपर. ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं क्या? दे आर नॉन मैन्युफैक्चरिंग वर्कर. सुपरवाइजर को देंगे वो कहां पर जाएगा? अकाउंटेंट को देंगे, सेल्समैन को देंगे, गोडाउन कीपर को. फिर मैंने एक ऐसा एमसीक्यू बनाया था और मैंने पूछा था इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल विल अपीयर इन ऑप्शन ए फैक्ट्री ओवरहेड, ऑप्शन बी ऑफिस ओवरहेड, ऑप्शन सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम. क्यों? इनडायरेक्ट क्या बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब ग्रीस, और ये कहां पर आएगा? तो आंसर ये. लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद इनडायरेक्ट वेजेस होगा, तो इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री में भी आ सकता है, ऑफिस में से भी आ सकता है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ सकता है. तो इनडायरेक्ट वेजेस, तो आंसर क्या होगा? ये याद है? सब बताया था. बस इतना ही. और एक और क्या था? पैकिंग चार्जेस. प्राइमरी पैकिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स. सेकेंडरी पैकिंग भी दो होता है, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन. एडवर्टाइजमेंट होगा तो सेलिंग, और ट्रांसपोर्ट होगा तो. इतना किया था. अब आगे का नया पार्ट. ठीक है, ये सब तो लास्ट लेक्चर में हो गया था. नाउ जो भी कॉस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियर या नेचर, this cost can be divided into three parts: variable, fixed, semi-variable. So let us understand the meaning of these three. Variable cost. Variable नाम में ही लिखा है, देखो. It is a cost which vary मतलब क्या? Change. So this cost changes with quantity.
मतलब द कॉस्ट चेंजेस, ये चेंज होता है विथ प्रोडक्शन क्वांटिटी। दैट मीन्स अगर क्वांटिटी 10% बढ़ गया तो कॉस्ट भी 10% बढ़ेगा, समझा? अगर क्वांटिटी 5% कम हुआ तो कॉस्ट भी 5%। तो अगर कोई भी कॉस्ट ऐसे बिहेव करता है, जितना क्वांटिटी इंक्रीज होगा उतना ही कॉस्ट इंक्रीज होगा, जितना डिक्रीज होगा उतना ही डिक्रीज होगा, तो ऐसे कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल कॉस्ट। दैट मीन्स इफ क्वांटिटी इंक्रीजेस कॉस्ट विल ऑल्सो, एंड इफ क्वांटिटी डिक्रीजेस कॉस्ट विल ऑल्सो। इसका बेस्ट एग्जांपल है रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल। क्यों? एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो हम लोग शर्ट बना रहे हैं, एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर क्लॉथ लगता है, 2 मीटर क्लॉथ इज यूज्ड, ठीक है, कपड़ा, एंड दिस इज परचेज्ड एट 10 रुपीज पर मीटर। तो बताओ मेरा कॉस्ट कितना लगेगा? ये टफ क्वेश्चन है। 2 मीटर कपड़ा लग रहा है 10 रुपीज के रेट पे, तो कितना हो गया कॉस्ट? 20 रुपीज। अगर समझो 4 शर्ट बनाया तो कितना क्लॉथ लगेगा? 8 मीटर एट 10 रुपीज, 80 रुपीज। अगर 2 शर्ट बनाया तो 4 मीटर, बराबर है? ये राइट है, करेक्ट? सो अगर देखो क्वांटिटी 1 से 4 हो गया, मतलब कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। 1 का 4 टाइम्स 4 होता है, तो कॉस्ट भी 20 का 4 टाइम्स 80 रुपीज हो गया। तो मेरा क्वांटिटी 4 टाइम्स हुआ इंक्रीज, तो मेरा कॉस्ट भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, प्रपोर्शनेटली चेंज हुआ। 4 से 2 आधा हो गया, तो कॉस्ट भी 80 से 40 आधा हो गया। तो जितना इंक्रीज हो रहा था क्वांटिटी उतना कॉस्ट इंक्रीज हो रहा था, जितना क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है उतना कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट का, डायरेक्ट वेजेस। ये भी क्यों? ऐसे एग्जांपल लेते हैं। एक शर्ट बनाने के लिए समझो वर्कर को 4 घंटे लगता है, 4 घंटा काम करना पड़ता है, तब जाके एक शर्ट बनता है, और हम लोग उसको पे करते हैं 5 रुपीज पर आवर। तो कितना देना पड़ेगा? 20 रुपीज, ठीक है। अगर मैं वर्कर को बोलता हूं 4 शर्ट बनाओ, तो कितना टाइम लगेगा? एट 5 रुपीज, 16 into 5। अगर 2 शर्ट बोलता हूं तो 8 आवर्स लगेगा एट 5 रुपीज, बराबर है? क्वांटिटी एक शर्ट से 4 शर्ट कितने टाइम्स? तो कॉस्ट में 20 से 80। क्वांटिटी 4 का आधा 2, 80 का आधा। सो इज योर कॉस्ट चेंजिंग विद द क्वांटिटी? ये भी कौन सा कॉस्ट हो गया? आई होप द एग्जांपल इज क्लियर। अच्छा, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फिक्स्ड कॉस्ट, तो और डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। नाउ यू टेल मी, चलो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड रहेगा, मतलब क्या? मतलब चेंज होगा क्या? फिक्स्ड रहेगा, ये सेम ही ऐसे रहेगा। मतलब अगर क्वांटिटी 10% बढ़ेगा ना तो भी कॉस्ट उतना ही रहेगा, क्वांटिटी 5% गिरेगा ना तो भी कॉस्ट उतना ही रहेगा, मतलब कॉस्ट चेंज। तो कॉस्ट रिमेन्स सेम इवन इफ क्वांटिटी इंक्रीजेस, और यही होता मीनिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल रेंट। नाउ रेंट क्यों फिक्स्ड कॉस्ट होता है समझो। एग्जांपल है तो लेट से हमारे फैक्ट्री में ये हम लोग शर्ट्स बना रहे हैं, ये जो फैक्ट्री है ये हमने भाड़े पे लिए, इसका रेंट पे कर रहे महीने का 10,000 रुपया, ठीक है। अब अगर जनवरी में हम लोग ने 1000 शर्ट बनाया फैक्ट्री में, ठीक है, रेंट की ये क्वांटिटी बनाया 1000, रेंट कितना पे करेंगे? महीने का 10,000 भाड़ा है, तो रेंट कितना पे करेंगे? 10,000 पे करेंगे। फेब में 2000 शर्ट बनाया, डबल बना दिया, तो अभी रेंट भी डबल देना पड़ेगा ना। क्यों?
लैंडलॉर्ड को मतलब है क्या कि मैं उसकी जगह पे कितने शर्ट बना रहा हूं? उसने अपनी जगह भाड़े पे दे दी ना, अब मैं 1000 बनाऊं, 500 बनाऊं, 2000 बनाऊं, उसको क्या मतलब? तो 2000 भी बनाऊंगा तो भी रेंट कितना देना पड़ेगा? मार्च में इसका आधा बनाया तो हम लोग लैंडलॉर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते भाई अभी आधा ही रेंट लो, 10,000 ही लेगा। तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो भी कॉस्ट सेम, क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है तो भी कॉस्ट, सो कॉस्ट रिमेन्स द सेम इवन इफ द क्वांटिटी इंक्रीजेज। और तो ये कॉस्ट कौन सा हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट। ये समझ में आया एग्जांपल? श्योर? अच्छा अब मैं पूछता हूं, यू टेल मी वेदर इट इज वेरिएबल की फिक्स्ड, खाली मुझे बताओ। सेल्समैन कमीशन राइट है, बट क्यों? सेल्समैन को कमीशन किस पे मिलता है? अगर वो ज्यादा बेचेगा तो ज्यादा कमीशन, कम बेचेगा तो कमीशन क्वांटिटी की वजह से चेंज होगा, तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया? तो ये वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स कमीशन। ये समझ में आया? सैलरी राइट है, बट क्यों? सैलरी जैसे एग्जांपल है तो ये एग्जांपल, अकाउंटेंट को हमने रखा है 5,000 की सैलरी पे, जनवरी में फैक्ट्री में 1000 शर्ट बना, अकाउंटेंट को सैलरी कितना देंगे? फेब में फैक्ट्री में डबल प्रोडक्शन हुआ तो यहां पे अकाउंटेंट को डबल सैलरी देंगे, अकाउंटेंट को सैलरी कितना देंगे? 5,000। और मार्च में आधा तो उसकी सैलरी हाफ कर देंगे क्या? अभी भी कितना देंगे? 5,000। तो सैलरी विल रिमेन द सेम। तो ये भी कौन सा कॉस्ट हो गया? इज दिस क्लियर? चलो और एग्जांपल लेता हूं, मुझे बताओ वेरिएबल है कि फिक्स्ड? क्लासेस का लाइन, क्लासेस के एग्जांपल में हम लोग के लिए भी कुछ कॉस्ट लगता है, तो ये टेक्स्ट बुक्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं आप लोग को, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स्ड कॉस्ट है? क्यों? दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए या डबल हो गए तो बुक भी डबल नहीं पड़ेगी, तो ये कॉस्ट हमारा कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल। बट क्लासरूम रेंट, अब वो 100 स्टूडेंट्स हो, 70 स्टूडेंट्स हो, 50 स्टूडेंट हो, उससे कोई मतलब है लैंडलॉर्ड को? बी फिक्स्ड। इज दिस क्लियर? तो ये दो पार्ट क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब बताओ सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी मतलब हाफ होता है, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, यार मालूम है सा? तो सेमी मतलब हाफ, हाफ वेरिएबल तो बाकी हाफ फिक्स्ड। सो इट इज सच अ कॉस्ट विच इज पार्टली वेरिएबल एंड पार्टली, थोड़ा सा कॉस्ट उसमें से वेरिएबल होता है और थोड़ा फिक्स्ड होता है। कैन यू गिव मी वन एग्जांपल जो सेमी वेरिएबल होगा? यस, समवन सेड। चलो मैं बताता हूं। टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सेमी वेरिएबल। व्हेन आई सेड टेलीफोन बिल, इट मींस हमारा लैंडलाइन जो एमटीएनएल का टेलीफोन होता है ना, उसकी बिल की बात कर रहा हूं। कभी भी उसका बिल जब आता है ना तो उसको नोट करना, उसमें है ना दो पार्ट होता है। एक होता है रेंट, समझो 200 रुपया या कुछ भी उतना रेंट होता है, बिल में लिखा होता है। मतलब अगर किसी मंथ में अगर आप एक भी कॉल नहीं करते उसमें से तो बिल नहीं आएगा ना उस मंथ, तो भी मिनिमम 200 रुपए का आएगा ही, क्योंकि उतना तो उस इंस्ट्रूमेंट, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट का रेंट है, मालूम है? उसके अलावा मतलब समझेगा रेंट 200 रुपए समझो जनवरी मंथ में। अब उसके अलावा हम लोग ने और भी आता है कॉल चार्जेस, जितना कॉल करेंगे उसका चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो समझो जो कॉल चार्जेस है, एमटीएनएल चार्ज करी एक कॉल का सपोज 3 रुपए, एक एग्जांपल, और हमने जनवरी में 100 कॉल्स किए तो 300 ये भी आएगा, तो बिल कितने का आएगा? 500, बराबर है। अब समझो फेब में डबल कॉल हो गए, 100 के बदले 200 कॉल, तो बिल भी डबल आएगा ना? देखो बिल डबल आएगा नहीं। जो रेंट है वो
ओके, वो भी डबल हो जाएगा क्या? रेंट तो रहेगा। और कॉल चार्ज, एक कॉल का 3 रुपए, तो 200 कॉल का ऐसा आएगा। अब बताओ, ये क्वांटिटी चेंजिंग, रेंट चेंज होता है क्या? तो ये वाला पार्ट क्या है? फिक्स्ड है। क्वांटिटी डबल हो गया, कॉल चार्जेस भी डबल हो गया, ये वाला पार्ट क्या है? वेरिएबल। तो इस कॉस्ट का थोड़ा पार्ट फिक्स्ड है, थोड़ा पार्ट वेरिएबल है, पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल। तो इस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल। अभी समझ में आया सेमी वेरिएबल का मतलब? और एक एग्जांपल, पहले तो ये समझ में आया सबको? अच्छा, और एग्जांपल, अपना इलेक्ट्रिसिटी रेंट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बिल। कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा होगा, आई एम श्योर सबने एक बार तो लाइफ में देखा ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल के बैक साइड वो बिल का अमाउंट का ब्रेकअप होता है। तो देखेंगे ना, स्टार्टिंग में वो क्या लिखते हैं? रेंट लिखते हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी यूसेज चार्जेस। अब मुझे बताओ, रेंट क्या चीज का? हाँ, तो अपने घर पे नहीं, लेकिन सोसाइटी में नीचे होता है ना मीटर बॉक्स, उसका रेंट होता है। समझो 200 रुपया हुआ, तो मतलब पूरे महीने अगर आप लोग घर के बाहर भी हो, आपने यूज ही नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी, तो भी 200 रुपए का बिल आएगा। वो उसका रेंट है मीटर का। और उसके अलावा जितना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, उसका इलेक्ट्रिसिटी यूसेज चार्जेस भी आएगा। तो बताओ, रेंट इज अ वेरिएबल पार्ट की फिक्स्ड पार्ट? फिक्स्ड पार्ट। और इलेक्ट्रिसिटी यूसेज चार्जेस, तो थोड़ा फिक्स्ड थोड़ा वेरिएबल, तो सेमी। ये समझा? इतना पार्ट क्लियर सबको? नाउ सबसे पहले, नाउ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का मैं एक टेबल बताता हूं। एक एग्जांपल से समझेगा। करंट ईयर में लेट्स से हम लोग ये पेन बना रहे, मार्कर पेन 1000 पेन बनाए, और ये पर यूनिट। मैं ना एक वेरिएबल कॉस्ट ले रहा हूं, या समझो वेरिएबल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, और एक फिक्स्ड कॉस्ट ले रहा हूं, रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। समझो दोनों 10,000। तो बताओ, 1000 पेन का 10,000 रुपया, तो एक पेन का कितना? 10 रुपीज। ये समझता है? 10, ये भी 10। अब ये है कौन से ईयर का? करंट ईयर। और ऐसा बोला है, इन द नेक्स्ट ईयर क्वांटिटी विल बी डबल। डबल मतलब अभी 1000 बना रहे, नेक्स्ट ईयर कितना बनाएंगे? 2000 पेन बनाएंगे। रॉ मटेरियल प्राइस will remain same, और रेंट will remain same। रॉ मटेरियल का प्राइस भी सेम रहेगा अगले साल, और रेंट भी सेम रहेगा। ठीक है? तो नाउ यू टेल मी, इधर का फिगर्स आप लोग को बताना है। नेक्स्ट ईयर 2000 पेन बनेंगे, ये वाला पार्ट वेरिएबल, ये वाला फिक्स्ड। लेट मी सी हाउ मेनी कैन आंसर राइटली। क्वांटिटी 2000 ठीक है, रॉ मटेरियल प्राइस विल रिमेन सेम। तो मैं पूछ रहा हूं, ये सेम रहेगा 10,000 कि ये 10 रुपया सेम रहेगा? मतलब 10,000 सेम रहेगा कि 10 रुपया? चलो, टोटल अमाउंट सेम रहेगा कि पर यूनिट? तो नाउ यू ओनली टेल मी, ये 10,000 इज द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कि 10 रुपीज इज द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल? तो अगर उन्होंने बोला रॉ मटेरियल प्राइस विल रिमेन सेम, तो कौन सा फिगर सेम रहेगा? ये जो 10 रुपया ना, ये इधर भी सेम रहेगा। दैट मीन्स जो रॉ मटेरियल 10 रुपए के रेट पे खरीदते थे इस साल में, अगले साल भी उसी रेट पे खरीदेंगे, 10 के रेट पे। तो 2000 पेन के लिए कितने का लगेगा? 20,000।
ये समझ में आया? वापिस से बताने की जरूरत है? अच्छा, रेंट विल रिमेन सेम। तो लैंडलॉर्ड बोल रहे हैं कि जितना रेंट मैंने इस साल आपसे लिया ना, अगले साल भी मैं वही रेंट लूंगा। व्हेन ही सेज द रेंट विल रिमेन सेम, तो कौन सा फिगर सेम रहेगा? 10,000 रुपया कि 10 रुपया? इज द लैंडलॉर्ड चार्जिंग मी 10 रुपीज पर पेन एज अ रेंट? कि मैं इधर फैक्ट्री में एक पेन बनाऊंगा, उसको जाके 10 रुपए दे के आऊंगा रेंट? ऐसा करते हैं कि वो मुझसे लमसम चार्ज करते हैं? तो कौन सा फिगर सेम रहेगा बताओ? बराबर है। तो अभी 2,000 पेन का भी 10,000 रुपया भरूंगा, तो एक पेन का 5 रुपए। सो नाउ लुकिंग एट दिस एग्जांपल, टेल मी, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये सेम रहेगा, तो कौन सा फिगर सेम रहेगा? टोटल फिगर सेम रहेगा कि पर यूनिट फिगर? कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन, ये फिक्स कॉस्ट है, ये अगले साल सेम रहेगा, तो कौन सा फिगर सेम रहेगा? टोटल के पर यूनिट? ये टोटल वाला सेम रहेगा, तो कॉस्ट टोटल विल रिमेन सेम। ये लॉजिक समझ में आया? ये वापस बताने की जरूरत है? अच्छा, अब व्हाट विल हैपन इफ द कॉस्ट चेंजेस? Raw material price will increase by 10% and rent will increase by 20%. चलो, पहले रॉ मटेरियल प्राइस विल इंक्रीज बाय 10%, मतलब जिस प्राइस पे इस साल खरीद रहा था उससे 10% ज्यादा प्राइस पे खरीदना पड़ेगा अगले साल पे, मतलब 10% प्लस करना पड़ेगा इस पे के पर यूनिट पे। हाँ, ये प्राइस 10,000 है कि 10 है? तो 10 रुपया पे प्लस 10% करोगे तो कितने का हो जाएगा? 11 रुपीज हो जाएगा। सो यहां पे 11 पे खरीदूंगा। इज दैट क्लियर? एक पेन के रॉ मटेरियल 11 रुपीज पे, तो 2,000 पेन का 22,000। ये समझा? लैंडलॉर्ड सेज रेंट विल इंक्रीज बाय, वो बोल रहा है कि जितना रेंट मैंने इस साल लिया ना उससे 20% ज्यादा लूंगा अगले साल, तो प्लस 20% करना है। वो 20% इस पे प्लस करूंगा कि 10,000 पे, तो 10,000 का रेंट अभी कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। ये समझा? तो 2,000 पेन का 12,000 रुपया, एक पेन का 6 रुपया। ये समझा कि नहीं? तो नाउ टेल मी, आंसर दिस पार्ट। वेरिएबल कॉस्ट अगले साल चेंज हो रहा है, ये इंक्रीज बाय 10% बोला है, तो प्लस करना पड़ेगा 10%, वो प्लस 10% इस पे करना पड़ेगा टोटल पे कि पर यूनिट पे? तो कॉस्ट पर यूनिट विल चेंज। और फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बोला है 20%, तो ये 20% प्लस किस पे करूंगा? टोटल पे कि पर यूनिट पे? टोटल। कॉस्ट मतलब हमेशा कोई भी सम दो, वेरिएबल में हमेशा कौन सा फिगर देखने का? सेम होगा तो पर यूनिट सेम, चेंज होगा तो, मतलब वेरिएबल में हमेशा यही फिगर देखने का, ये देखने का ही नहीं। और फिक्स में हमेशा कौन सा फिगर देखने का? ये देखने का, ये देखने का ही नहीं। ये समझ में है? वेरिएबल का पर यूनिट इंपॉर्टेंट है और फिक्स कॉस्ट का। ये लॉजिक समझ में आया? वापिस से बताने की जरूरत है? श्योर? ये एग्जांपल मतलब ये लिख दो और ये टेबल लिख दो।
So now if you must be seeing over here, again जो जो important है मैंने देखो रेड से किए, so वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है. लास्ट डे यू डोंट हैव टू सर्च व्हाट वाज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. जो भी रेड से लिखा है वो सब इंपॉर्टेंट. Everybody is written this much. So now, for me to understand whether you have understood or not, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं. अगर वो राइट कर दिया मतलब ये समझ गया. थाउजेंड यूनिट्स का 10,000, एक यूनिट का. ठीक है. नाउ दे हैव टोल्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम. फिल इन द ब्लैंक्स. मतलब ये सब फिलअप करना है, नहीं वो करना है.
हुआ? देखो बताओ, वेरिएबल कॉस्ट सेम, तो क्या चीज सेम? 10 रुपए से पहले ऐसे कर देने का। फिक्स्ड कॉस्ट सेम मतलब क्या चीज सेम? ये समझ में आया? अब बाकी का फिलअप कर सकते हैं। एक यूनिट का या एक पेन का 10 रुपया, तो 2000 पेन का 20,000। एक पेन का 10 रुपया, तो 500 पेन का। दो 2000 पेन का 10,000 रुपया, तो एक पेन का 500 पेन का 10,000, तो एक पेन का। टोटल कितना हो जाएगा? 20, 20, 30। ये समझा? ये सबका राइट गया? अगर ये राइट गया मतलब ये पार्ट समझ गया नहीं? तो वेरिएबल में पर यूनिट को सेम रख देने का और फिक्स्ड में टोटल को सेम रख देने का, फिर सॉल्व करने का। इज दिस क्लियर? ये समझा? इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है? सबको आ रहा है कॉन्फिडेंस? पक्का? अब देखो मैं कैसे तोड़ूंगा। जब एमसीक्यू करेंगे ना, कैसे टूटता है देखो कॉन्फिडेंस। चाहिए तो वापस बताओ। ये समझा? पक्का ना? चलो देखो, पहले ही एमसीक्यू रॉन्ग करवाता हूं। लो टेक्स्ट बुक पे देखो, या एक राइट करके एक रॉन्ग करवाता हूं। पेज नंबर 27 या 37 पे पहले एक राइट करवाता हूं, फिर एक रॉन्ग करवाऊंगा। बताओ फर्स्ट एमसीक्यू। फिक्स्ड कॉस्ट डैश in the same proportion in which output changes. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा बताओ? चेंज के डज नॉट चेंज, मतलब राइट आंसर है ए। सेकेंड, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डैश विद द राइज इन आउटपुट एंड डैश विद द फॉल इन आउटपुट। कौन सा आंसर? ए, बी, सी या डी? डी। कौन डी बोल रहे? डी। ए, बी या सी? मोस्टली आंसर सी बोल रहे और रॉन्ग। वापिस पढ़ो। सेम रहेगा ना फिक्स्ड कॉस्ट? कांस्टेंट ही रहेगा ना? देखो अभी ध्यान से देखना, उन्होंने क्या चीज की बात की है? फिक्स्ड कॉस्ट टोटल की बात की है कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की बात की है? अब देखो, ये क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, बराबर है। फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्यों? लॉजिकली सोचो, क्यों डिक्रीज हुआ? ये यहां पर 10,000 किससे डिवाइड हो रहा था? 10,000 डिवाइड बाय 1000 हो रहा था, तो आंसर कितना आ रहा था? 10। यहां पे वही 10,000 किससे डिवाइड हो रहा है? तो जब बड़े फिगर से डिवाइड होगा तो आंसर बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट डिक्रीज होगा, और क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब पढ़ो, अब वो एमसीक्यू पढ़ो। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की बात करें, टोटल की बात नहीं कर रहे। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डैश विद द राइज इन आउटपुट। आउटपुट राइज हो रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगा, एंड डैश विद द फॉल इन आउटपुट। आउटपुट फॉल होगा तो पर यूनिट इंक्रीज होगा। बताओ, अब बताओ कौन सा आंसर राइट है? ए। ये समझा?
तो है ना, एक मैं टेबल बता दूंगा, वो करने मतलब ऐसे अगर मैं अभी नहीं, अभी आगे और एमसीक्यू में और भी रॉन्ग होंगे, फिर एक अच्छा नहीं लगेगा कि बहुत सारे रॉन्ग जा रहे हैं। देखना और रॉन्ग नहीं देखना। चलो एक बार एमसीक्यू नंबर 19 देखो। Cost per unit which increases or decreases whenever the volume or quantity increases or decreases known as चार में से एक कोई भी आंसर बोलोगे तो राइट तो नहीं। एक कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू यू? वापिस पढ़ो। अ कॉस्ट पर यूनिट which increases or decreases whenever the volume increases or, देखो वेरिएबल का तो पर यूनिट सेम ही रहता है, तो किसका पर यूनिट चेंज हो रहा है? फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट चेंज हो रहा है whenever वॉल्यूम इंक्रीजेस और अगेन फिक्स कॉस्ट हो रहा है थोड़ा। अब मैं टेबल दूंगा ना, फिर उसके वजह से तुम लोग रॉन्ग नहीं जाएगा। हाँ फिर अपनी खुशी से रॉन्ग करोगे वो अलग बात है, बट ऐसे रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। देखो अब वो टेबल क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। इफ क्वांटिटी इंक्रीजेस, इफ क्वांटिटी डिक्रीजेस, टोटल पर यूनिट, नाउ टेल मी वेरिएबल का क्या सेम रहेगा? तो वेरिएबल का पर यूनिट बराबर है। फिक्स कॉस्ट का क्या सेम रहेगा? फिक्स कॉस्ट का टोटल। ये समझा? अभी क्वांटिटी डबल तो वेरिएबल का टोटल भी, क्वांटिटी कम हो गया तो वेरिएबल का टोटल भी, मतलब क्वांटिटी इंक्रीज तो वेरिएबल का टोटल भी, क्वांटिटी डिक्रीज वेरिएबल का टोटल भी, सेम साइन, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट क्या होगा? सेम साइन के ऑपोजिट साइन, क्वांटिटी इंक्रीज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये बताया था ना अभी मैंने। तो यहां पर ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज तो ये टेबल हो गया ना, तो वो सारे एमसीक्यू राइट हो जाएंगे। अब वो सेकंड वाला वापस पढ़ो, सेकंड एमसीक्यू। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डैश विद द राइज इन आउटपुट, मतलब क्वांटिटी इंक्रीज, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रहा है? डिक्रीज, एंड डैश विद द फॉल इन आउटपुट, सो डिक्रीज एंड, मेरा ऑप्शन क्या? ए। और अभी वो 18 वाला 19 वाला पढ़ो। अ कॉस्ट पर यूनिट विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस व्हेनेवर द आउटपुट चेंजेस। वेरिएबल का तो पर यूनिट सेम ही रहता है, किसका पर यूनिट इंक्रीज डिक्रीज होता है? आंसर फिक्स कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ये समझा सबको? तो ये लिख दो।
लास्ट ईयर। ये समझा? ओके, तो कुछ एमसीक्यूज करते हैं इसके बेसिस पे। सो हमने फर्स्ट एमसीक्यू मैंने डिस्कस किया, सेकंड किया, थर्ड लास्ट टाइम कर लिया था, फोर्थ, डैश एक्सपेंसेस आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिफ्थ, सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर इज एन आइटम ऑफ डैश एक्सपेंस, सैलरी फिक्स्ड, सो फिक्स्ड पे टिक कर दो। देन ये बीच में रख दो थोड़ा सा। सेवंथ, टेलीफोन एक्सपेंस इज अ डैश एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल। एट्थ मैंने लास्ट टाइम करा दिया था। नाइन्थ, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, नाइन्थ भी हो गया था ना? नहीं, वेयर हाउसिंग कॉस्ट इज एन आइटम ऑफ व्हाट, वेयर हाउस का कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। टेंथ, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, अब ये टेबल यूज करना, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस कब, व्हेन। अब ये टेबल कैसे यूज करोगे? फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट डिक्रीज किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। ये कब डिक्रीज होता है? व्हेन क्वांटिटी, तो ऑप्शन कौन सा होगा? व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस, ए। ये समझा? 11th और 12th मैंने लास्ट टाइम करा दिया था। 13th, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डैश विद द इंक्रीज इन आउटपुट, यस, डिक्रीज। 14th, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद डैश इन आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट, अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। एन एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। देखो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, देखो अगर मैं इधर एग्जांपल लेता हूं, मेरा 1000 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है? 20,000। इधर 1000 यूनिट का 20,000 है। सो इफ आई आस्क यू ऑन एन एवरेज, एक यूनिट का कॉस्ट कितना हो? ऑन एन एवरेज एक यूनिट का कॉस्ट कितना लग रहा है हमारा? ऑन एन एवरेज कॉस्ट मतलब यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, तो वो यूनिट कॉस्ट हो गया। 16th, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर पार्टली डैश एंड पार्टली डैश, पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल। 17, टेलीफोन एक्सपेंस इज व्हाट, बस मुझे लगा ही था ऐसा ही करेंगे स्टूडेंट्स। सेमी फिक्स्ड आएगा आंसर। हाँ, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या होता है, सेमी वेरिएबल वर्ड नहीं है, पर अगर सेमी वेरिएबल है मतलब आधा वेरिएबल है तो आधा फिक्स भी तो है, तो सेमी फिक्स भी तो हो गया। समझा? सेमी फिक्स और सेमी वेरिएबल एक ही होता है, तो सेमी फिक्स को टिक करो। ये समझा? देन 18th, एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज व्हाट, एक एक करके देखो। मटेरियल्स हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है क्या? ये देखो इधर, मटेरियल इज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। देन एक मिनट, पावर कौन सा कॉस्ट है? पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हो गया, पावर सेमी वेरिएबल हो गया। देन डेप्रिसिएशन होता है, हाँ, क्यों डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट है? डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है? ट्रायल बैलेंस देते हैं फाइनल अकाउंट्स के समय, ट्रायल बैलेंस देते हैं और नीचे एडजस्टमेंट में देते हैं, समझो डेप्रिशिएट मशीनरी बाई 10%। अब समझो इस साल मैंने 1000 बनाया यूनिट्स, तो भी डेप्रिशिएट कितना परसेंट होगा? 10%। इस साल 2000 बनाया तो डेप्रिशिएट 20% हो जाएगा ना। डेप्रिसिएशन वही 10% रहेगा, मतलब 1000 बनाओ या 2000 बनाओ, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज वही रहेगा कि नहीं? सो मतलब डेप्रिसिएशन इज अ वेरिएबल कॉस्ट के फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। 18 तक हो गया, नहीं 19 तक हो गया ना। 20, which of the following would not be considered a fixed cost? Not be considered, जो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। एक मिनट, रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है? हाँ, रेंट तो फिक्स्ड कॉस्ट ही होता है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट होता है? हाँ। तो सी और डी में से बताओ कौन सा नहीं है? कॉस्ट ऑफ बॉटल्स
यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब बताओ ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? क्यों? अगर ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक बिकेगा तो बॉटल भी ज्यादा लगेगी, कम सॉफ्ट ड्रिंक बिकेगा तो बॉटल भी कम लगेगी, तो बॉटल का कॉस्ट वेरिएबल होगा कि फिक्स्ड होगा? तो कौन सा नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट बोला है? मतलब सी इज द राइट आंसर। अरे ये समझा? देन 21 एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, हाँ कौन सा डायरेक्ट सॉरी वेरिएबल कॉस्ट है इसमें से? डायरेक्ट मटेरियल, सी। 22 मैंने लास्ट टाइम करा दिया था। 23 a particular cost is classified as semi variable. What is the effect on the total cost if activity मतलब quantity increases by, ना सुनो मुझे ऑप्शन में देखो, अभी देखिए बताओ। अगर क्वांटिटी 20% बढ़ रहा है और कॉस्ट भी 20% बढ़ रहा है तो वो कौन सा कॉस्ट होगा? अगर क्वांटिटी 20% बढ़ रहा है और कॉस्ट भी 20% बढ़ रहा है, वेरिएबल। अगर क्वांटिटी 20% बढ़ रहा है, कॉस्ट सेम रह रहा है, अगर क्वांटिटी 20% बढ़ रहा है और कॉस्ट थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है मतलब वो पार्ट वेरिएबल, थोड़ा सेम रह रहा है मतलब फिक्स्ड, मतलब सेमी वेरिएबल हो गया। तो अब इसमें से बोल रहे हैं अ कॉस्ट इज क्लासिफाइड एज सेमी वेरिएबल, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कॉस्ट इफ एक्टिविटी मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय, so will the cost remain the same? Will the cost decrease? Will the cost increase by 20%? Okay, will it increase by less than 20%? Increase होगा, but 20% या less than 20%? Less than 20%. समझा? तो आंसर D. Is that clear? अच्छा, 24. A production worker is paid salary of 700 rupees per month plus an extra 5 rupee for each unit produced during the month. This labor cost will be described as what? Q. Answer right, but Q. महीने के 700 रुपए तो मिल रहा है, वो फिक्स्ड हो गया, और उसके अलावा हर एक यूनिट का 5 रुपए और मिलेगा, तो जितना बनाएगा उसका मल्टीप्लाई पर 5 एक्स्ट्रा मिलेगा, वो पार्ट वेरिएबल। तो थोड़ा फिक्स्ड, थोड़ा वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। मतलब सॉरी ओवर टाइम अगर अलग से ही दिया है, हाँ तो उसमें प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा ना। अगर ओवर टाइम काम करेगा तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा, तो जितना प्रोडक्शन होगा उतना ओवर टाइम मिल रहा है, तो वेरिएबल ही था ना। अल्टीमेटली वेजेस क्या होता है? देखो दो टाइप के वेजेस होते हैं, एक टाइम के बेसिस पे होता है और एक यूनिट के बेसिस पे। यूनिट के बेसिस पे मतलब अगर मैंने आपको ऐसे अपॉइंट किया, हर एक यूनिट का 5 रुपए दूंगा, मतलब क्या? एक यूनिट बनाओगे 5 रुपए, 2 यूनिट बनाओगे 10 रुपया, तो आप जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा मिलेगा। तो ओवर टाइम जैसे कंसेप्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ अगर फिक्स्ड है मतलब महीने के हिसाब से मिल रहा है। सैलरी अलग होता है, सैलरी वाला मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वेजेस वाला मैन्युफैक्चर करता है, अकाउंटेंट मैन्युफैक्चर नहीं करता है। हाँ तो अगर ओवर टाइम कौन करता है? हाँ तो उनको कभी भी पर यूनिट बेसिस में मिलता है क्या? तो अगर प्रोडक्शन डबल होगा तो अकाउंटेंट डबल काम करेगा। हाँ तो उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, तो भी वो फिक्स्ड ही रहेगा। सैलरी इज ऑलवेज फिक्स्ड। अच्छा 24 तो हो गया, 25 और 26 बार पेंडिंग रखो। 27 मैंने करा दिया था लास्ट टाइम, 28 करा दिया था, 29 30 भी करा है ना। 31 with the change in quantity of production dash cost remains the same per unit. किसका पर यूनिट सेम रहता है? पर यूनिट सेम, वेरिएबल। इंक्रीज नेक्स्ट 32 इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट की नहीं टोटल की बात कर रहा भाई। इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ड्यू टू, ये देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10,000 से 20,000 हुआ, किस क्यों? क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ होगा, तो विद द
इंक्रीज इन प्रोडक्शन। 33 34 हो गया। अब वो 25 26 बताना है। 25 थोड़ा टेक्निकल है, वो देखो क्वेश्चन में से लिखा है द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट अमाउंट्स टू 80 रुपीज। कॉस्ट पर यूनिट 80 रुपीज है, ब्रैकेट में बोला 75% इज वेरिएबल, तो बाकी 25% इज फिक्स्ड। देन द प्रोडक्शन वॉज 5000 यूनिट्स। देखो इन्होंने क्या बोला है, वापिस पढ़ो क्वेश्चन में। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज हाउ मच, 80 रुपीज। उसमें 75% वेरिएबल है, 25%, तो ये 80 कहां पर लिखोगे इधर, 80 कहीं पे तो लिखूंगे ना, कहां पर? द कॉस्ट पर यूनिट बोला है, पर यूनिट, तो कहां पर, इधर लिखूंगा क्या, इनमें, कहां पर, इधर टोटल ना, उसमें से 75% वेरिएबल है, तो 80 का 75%, 60 वेरिएबल, तो 20 बराबर है। एक यूनिट का 60, तो 5000 यूनिट्स का कितना, कितना, 30,000। आज के लिए एक स्पेशल ऑफर देखो, आज कैलसी पे करो, देखो आज के लिए 3 लाख रुपए आएगा, करो 5000 इंटू 60 आया, कल से वापस 30 डाउन हो जाएगा, खाली आज के लिए 3 लेंगे। एक यूनिट का 20 रुपया, तो 5000 यूनिट्स का कितना, 1 लाख। फोर लाख, ये समझे था। अब आगे क्या बोले, इसके आगे दिए व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 25%। प्रोडक्शन अगर 25% बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी डैश रुपीज पर यूनिट। अब देखो प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा, 25%, मतलब 5000 था, इंक्रीज कितना, तो 5000 प्लस 25%, कैलसी पे करो, 62 बराबर है। अब बताओ वेरिएबल का क्या सेम रहेगा, पर यूनिट रहेगा, मतलब पहले कितना था, तो अभी भी 60। फिक्स्ड का क्या सेम रहेगा, पहले भी 1 लाख बराबर है। अब बाकी का फिलअप कर सकते हैं, एक यूनिट का 60, तो 6250 यूनिट्स का कितना, 3,75,000 प्लस 1 लाख, 4,75,000 बराबर है। अभी 6250 यूनिट्स का 1 लाख रुपीज, तो एक यूनिट का कितना, वॉट डिवाइड बाय वॉट, 1 लाख डिवाइड बाय 6250। अब आंसर देखो, so if the production increases by 25%, the cost will be dash rupees per unit, कितना हो जाएगा, 76, मतलब ऑप्शन ए। उधर ए को टिक करो, और बेटर रहेगा ये लिखो, मतलब नोटबुक पे लिख दो MCQ 25।
ये समझा? नाउ ये लिख लिया ना, इसके बाद लिखो हाउ टू बाइफरकेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट how to bifurcate semi variable cost into fixed and variable. तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझो, जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया था टेलीफोन बिल सेमी वेरिएबल का, कि मैंने ऐसे लिया था, समझो जनवरी में 100 कॉल्स किया, हमारा रेंट जो है समझो 200 रुपए और कॉल चार्जेस समझो एक कॉल का 3 रुपया, तो 100 कॉल का 300, तो 500 हो गया। फेब में 200 कॉल किया, तो रेंट तो वही रहेगा 200, कॉल चार्जेस 200 इंटू 3 बराबर है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर क्वेश्चन में ये दिया 100 कॉल 200 कॉल, बिल दिया इतने का आया, ये नहीं बताया रेंट कितना है, ये भी नहीं बताया, कॉल चार्जेस का रेट भी नहीं बताया, ये फाइंड कर सकते? क्वेश्चन समझा? रेंट नहीं दिया है, एक कॉल का कितना वो भी नहीं दिया है, ये भी नहीं मालूम पड़ेगा। तो अब ये 4 फिगर फाइंड हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो हो सकता है तभी मैं सिखा रहा हूं, बराबर है, तो हो सकता है, बताओ क्यों? देखो हम लोग को मालूम नहीं रेंट कितना है, लेकिन एक चीज मालूम है कि जो रेंट इधर होगा वही रेंट इधर भी होगा, बराबर है, ये तो पक्का मालूम है। तो फिर ये बिल बढ़ क्यों रहा है? ये बिल इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू रेंट के ड्यू टू कॉल चार्जेस? मतलब कितना रुपीस इंक्रीज हो रहा है? ये ड्यू टू रेंट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट के ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट? ये वेरिएबल कॉस्ट है। कितना कॉल एक्स्ट्रा किया? तो 100 कॉल एक्स्ट्रा किया, इसलिए 300 रुपए एक्स्ट्रा बिल आया, तो इससे मालूम पड़ता है एक कॉल का 3 रुपए। ये कौन सा कॉस्ट हो गया? 300 डिवाइड बाय 100, ये मिल गया, एक कॉल का 3 रुपया मिल गया, तो 100 कॉल का 300, 200 कॉल का 500 में 300 है ये समझा? तो अभी समझो, अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछा है मार्च में 500 कॉल किया, बिल कितना आएगा? मार्च में 500 कॉल किया, बिल कितना आएगा? रेंट तो ही रहेगा, एक कॉल का 3 रुपया, तो 500 कॉल का, बराबर है। ये कंसेप्ट समझा? पक्का एक अपने आप करोगे? राइट। मैं क्वेश्चन इधर लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन जनवरी में 2000 बनाया, फेब में 3000 बनाया, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। यू हैव टू कैलकुलेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट फॉर मार्च 1500 यूनिट्स। पहले क्या करना पड़ेगा? ये 2000 और 3000 का ऐसा
ये वाला पार्ट करना पड़ेगा, ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर ये फाइंड हो गया, फिर ये मार्च करना। समझा? लिखो, क्वेश्चन लिखो पूरा, कैलकुलेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मैं थोड़ा फॉर्मेट बना देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। थोड़ा पार्ट फिक्स्ड, थोड़ा वेरिएबल। ये 14,000 और 17,000 किधर आएगा? अब ये 4 फिगर आ सकता है, पहले वो कर। फोर्टीन एंड 17।
कैसे करके देखो, कितना क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, कितना कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। ये जो इंक्रीज हो रहा है ये ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट है कि ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट है? तो 1000 यूनिट्स 3000, तो एक यूनिट का ये समझे सबको, एक यूनिट का 3 रुपया ये आया। हाँ, अभी एक यूनिट का 3 रुपीज आया, तो 2000 यूनिट्स का 3000 इंटू 3, करेक्ट। 14 में से 6 वेरिएबल, तो बाकी का ये इतना पार्ट क्लियर। यहां तक कोई डाउट है? शुड आई प्रोसीड? अब मार्च में कितना बनाना है हम लोग को? रेंट फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, और वेरिएबल का क्या सेम रहेगा? पर यूनिट। तो 1500 इंटू 3, ये आंसर होगा 1200। समझा कैसे किया? जैसे ये किया वैसे ही किया। इज दिस पार्ट क्लियर? So how to bifurcate semi-variable cost into fixed and variable? Is this clear to you? पक्का? एक और एग्जांपल दूं। 4500 कैसे आया? एक यूनिट का 3 रुपीज है, एक का, तो 1500 इंटू 3 4500। डू यू वांट वन मोर एग्जांपल? ओके, अब एक एमसीक्यू इसमें बाकी है, एक ही बाकी है टेक्स्ट बुक में, तो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ देखते हैं, ये मैं एग्जांपल समझाता हूं। उन्होंने एमसीक्यू में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 26 एमसीक्यू में, स्टेप कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, है ना, स्टेप कॉस्ट है ना, आर क्लासिफाइड एज व्हाट? तो ये समझना जरूरी, स्टेप कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। एक एग्जांपल को मैं समझो, 20 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। मैं कॉलेज की बात कर रहा हूं जिसको एग्जाम कंडक्ट करनी है। उनका क्वेश्चन पेपर कॉस्ट एक स्टूडेंट पे 10 रुपए का पेपर जेरॉक्स करा के देते हैं, तो 10 स्टूडेंट होंगे तो 100, बराबर है, करेक्ट। एग्जाम हॉल रेंट, समझो एक दिन का रेंट है 200 रुपया, दिन का रेंट 200 रुपए, और एक ही दिन की एग्जाम लेनी है, तो 10 स्टूडेंट होंगे तो भी कितना रेंट देना पड़ेगा? सब में 200 देना पड़ेगा। सुपरवाइजर चार्जेस, समझो 100 रुपीज हम लोग देते पर सेशन, और ऐसा बोला है क्लासरूम की कैपेसिटी है 20 स्टूडेंट की, मतलब 20 से ज्यादा एक क्लासरूम में सकते, ठीक है। और एक सेशन का हम लोग सुपरवाइजर को कितना देते हैं? 100 रुपया। तो बताओ इधर 10 स्टूडेंट आएंगे, कितना देना पड़ेगा? 100। 10 स्टूडेंट मतलब एक ही क्लासरूम, एक सेशन, तो 100 रुपया देना पड़ेगा। 20 आएंगे, 20 भी एक क्लासरूम में आ जाएंगे, तो कितना सेशन? एक ही। 30 होंगे तो 2 सेशन होंगे, एक पहले सेशन में 20, दूसरे सेशन में 10, बराबर है। तो अल्टीमेटली 2 सेशन होंगे तो कितना देना पड़ेगा? 200। 40 होंगे, 50 होंगे, 300, 3 सेशन हो जाएगा ना। अब बताओ, क्वेश्चन पेपर कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट की फिक्स्ड कॉस्ट? वेरिएबल। ये थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा सेम रह रहा है। अभी
इसको मैं अगर डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करूं, ठीक है, समझो ग्राफ, क्वेश्चन पेपर 10 स्टूडेंट्स का 100, 10 स्टूडेंट्स का 100, तो इधर प्लॉट होगा, ग्राफ प्लॉट कर देना। 20 स्टूडेंट्स का, 30 स्टूडेंट्स का, ऐसे ही होगा, मतलब 40 स्टूडेंट्स का 400, तो ऐसे करेंगे तो ये कौन सा लाइन हो गया, वेरिएबल, बराबर है। रेंट 10 स्टूडेंट्स का, 10 स्टूडेंट्स का 200, मतलब इधर आएगा, 20 स्टूडेंट्स का भी 200, 30 का भी 200, तो मतलब ये लाइन, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, बराबर है। अच्छा, अब मैं रेड पेन से सेमी वेरिएबल कर रहा हूं। 10 स्टूडेंट्स का कितना, मतलब इधर आएगा, 20 स्टूडेंट्स का इधर ही आएगा, 30 स्टूडेंट्स का 200 इधर आएगा, 40 स्टूडेंट्स का इधर आएगा, 50 का, 60 का। अब देखो ऐसा, ऐसा हो गया। तो अब बताओ स्टेप कॉस्ट, स्टेप का मतलब क्या होता है, स्टेप्स, हाँ, तो कौन सा कॉस्ट स्टेप कॉस्ट है, स्टेप जैसा है, तो स्टेप कॉस्ट में सेमी, ये समझा। अच्छा, अगर ऐसे में एमसीक्यू ऐसा पूछा होगा, विच कॉस्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब ये वाला, तो उससे पैरेलल कौन सा कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो एमसीक्यू कुछ भी लाइन बन सकती है, ये समझ में आया। तो चाहिए तो ये डायग्राम बना लो बस, ये खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी। ये सब मत नहीं, ये जरूरत नहीं है, ये तो खाली समझाने के लिए था, सीधा डायग्राम। Have you prepared this diagram? So, इस टॉपिक के सब एमसीक्यूज हो गए, कोई बाकी है नहीं। इसके बाद 40th पेज पे देखो, 40, एमसीक्यू नंबर 1, you tell me administration expense मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर मोस्टली सेमी वेरिएबल के वेरिएबल के फिक्स्ड, क्योंकि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा करके तो ऑफिस रेंट आता है फिक्स्ड, सैलरीज आती है फिक्स्ड, समझो। बताओ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब बताओ फैक्ट्री में डबल प्रोडक्शन होगा तो ऑफिस की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डबल हो जाएगी ना, सेम ही रहेगी, तो वो भी क्या हो गया,
फिक्स्ड। फैक्ट्री में डबल प्रोडक्शन होगा तो ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल डबल आएगा? नहीं, वो तो सेम उतना ही आएगा। तो ये सब कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड। तो मेरा आंसर इज सी। और ऐसे एक और फोर्थ, डेप्रिसिएशन इज अ डैश एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड। ये तो आज ही किया था। सो ये टॉपिक कॉस्टिंग कंसेप्ट ये पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ वंस दिस टॉपिक इज डन ना, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट काम है? क्योंकि कॉस्टिंग कंसेप्ट है ना, कॉस्टिंग के हर टॉपिक में आएगा। मतलब विदाउट दिस आगे के टॉपिक पॉसिबल ही नहीं था। अब ये टॉपिक से वेरिएबल फिक्स टाइम में समझा, बराबर है। देन यू ऑल्सो अंडरस्टूड डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो वो जो कंसेप्ट किए ना वो अभी सम्स में, मतलब दूसरे टॉपिक के सम्स में आएंगे।